हे डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बच्चों, जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि एक कम्युनिकेशन की रेसिपी है जिसके अंदर 7 इंग्रेडिएंट का होना बहुत ही ज़रूरी है। आज हम शुरुआत करेंगे उसके उस मेथड से जहाँ पर ये रेसिपीज़ का इस्तेमाल होता है, जो कि है हमारा वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया था, जहाँ पर वर्ड्स यानी कि शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है वो होते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। उसे फिर से हमने सब डिवाइड किया था ओरल एंड रिटर्न कम्युनिकेशन में। वर्बल में वर्ड्स का इस्तेमाल होता है, तो वर्ड्स का इस्तेमाल सिर्फ ओरल ही नहीं होता है, रिटर्न भी होता है। ओरल रिटर्न मिलाकर आपके बनते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। नाउ एनी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इन विच वर्ड्स आर यूज्ड टू कन्वे अ मैसेज इज वर्बल कम्युनिकेशन। कोई भी कम्युनिकेशन जिसके अंदर शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है उसको हम बुलाते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। अ लैंग्वेज कोड एज द मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन रिलाइज ऑन वर्ड्स एंड यूनिट अरेंजमेंट। एक लैंग्वेज कोड जो होती है वो भी वर्ड्स के ऊपर ही रिलाई करती है, डिपेंड करती है जब हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ओरल एंड रिटर्न कम्युनिकेशन आर बोथ वर्बल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो हमारा ओरल और रिटर्न, ओरल एंड रिटर्न ये दोनों ही तरीके हैं किसके, हमारे दोनों के दोनों हमारे वर्बल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। दे बोथ यूज लैंग्वेज एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। अब यहाँ पर हमने लैंग्वेज का इस्तेमाल कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज के बारे में बात नहीं की है। जिस लैंग्वेज में भी आप बात करो, जिस लैंग्वेज में भी आप कम्युनिकेट करो, वो हमारे वर्बल कम्युनिकेशन का हिस्सा होता है। It is a circular process as encoding begins at the decoding stage itself. वर्बल कम्युनिकेशन एक सर्कुलर प्रोसेस है, तो इसके अंदर क्या होता है, आपका जो एनकोडिंग है वो शुरुआत हो जाती है उसकी डिकोडिंग स्टेज से। इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस विच इज़ गोल ओरिएंटेड। ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस क्यों बोला जाता है और कंटिन्यूस क्यों है, क्योंकि हम किसी गोल को अचीव करना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ लेक्चर ले रही हूँ, वर्बल कम्युनिकेशन हो रहा है, तो मेरा गोल ये है कि आप तक मेरा मैसेज यानी कि इस लेक्चर का, इस टॉपिक का एक्सप्लेनेशन जो है वो पहुँच जाना चाहिए। दैट इज़ माई गोल। सो इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। तो कंटिन्यूस प्रोसेस यानी कि मैं नहीं चाहती कि सिर्फ एक ही लेक्चर के बारे में आपको समझ में आए। एंटायर लेक्चर हैज़ टू बी कम्युनिकेटेड विच इज़ अंडरस्टैंडेबल टू माई स्टूडेंट्स। दैट इज़ वॉट वी मीन बाय वर्बल कम्युनिकेशन। अब आगे हमको कई सारे डेफिनेशंस जो है वो दिए हैं। इट इज़ द एबिलिटी टू कम्युनिकेट बाय यूजिंग वर्ड्स। वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, एक एबिलिटी है जिससे हम क्या कर रहे हैं, मैसेज को कम्युनिकेट करने की कोशिश करें, जिसके अंदर हम शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट सेपरेट्स ह्यूमन बींग्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एनिमल किंगडम। वर्बल कम्युनिकेशन एक ऐसी एबिलिटी है जिससे कि हम लोगों तक अपना मैसेज यानी इंसानों तक हमारा मैसेज पहुंचा रहे हैं। अब ये जो मैसेज हम पहुंचाते हैं, क्योंकि इंसान ही है जो बात कर सकता है, दूसरे जो एनिमल किंगडम्स में अगर हम बोले तो वो वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं बात करने के लिए। दे हैव सर्टन साउंड्स विच दे यूज़। लेट्स से फॉर एग्जांपल डॉग्स, अब वो हमारी तरह बात तो नहीं करते हैं, दे हैव देयर ओन लैंग्वेज। तो दूसरे एनिमल किंगडम से हमको जो अलग करता है वो है हमारा वर्बल कम्युनिकेशन, जहाँ पर शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। Our verbal ability also enables us to learn from the past to benefit from the experience of others. Verbal ability जो होती है कहीं ना कहीं हमको सिखाती है हमारे पास्ट से, ताकि हम जो टू बेनिफिट फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स, तो हम दूसरों के एक्सपीरियंस से भी कुछ सीख सकते हैं। पास्ट में हमने भी क्या किया है, हमारी वर्बल एबिलिटी क्या रही है, हम कितने अच्छे कम्युनिकेटर हैं, कितने अच्छे मैसेज को पहुंचा सकते हैं अच्छे तरीके से हमारे ऑडियंस को या हमारे रिसीवर को, ये हम सीखते हैं हमारी वर्बल एबिलिटी के ज़रिए। Then we have another definition which is being given by Bloomer. We use verbal communication to define everything from ideas, emotions, experiences, thoughts, objects and people. वेरी गुड। अब ये जो डेफिनेशन है काफ़ी अच्छा डेफिनेशन है जो हमको कनेक्ट करता है हमारे डेली लाइफ के साथ में। देखो बच्चों, ये यहाँ पर बोलना चाहते हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन का हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्यों, हम क्या चाहते हैं, क्या कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, हम हर एक चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पर हम अपने आइडियाज़ को कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम अपने इमोशंस को कम्युनिकेट कर रहे हैं। वर्बली हम लोगों को बताते हैं कि आज मेरा दिन अच्छा नहीं गया, आज आई एम वेरी अपसेट, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये हम अपने इमोशंस जो है लोगों से शेयर कर रहे हैं। हम अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं लोगों के साथ में। अगर कोई बैड गुड एक्सपीरियंस रहा तो हम लोगों के साथ शेयर करते हैं, अपने थॉट्स को शेयर करते हैं। वी टॉक अबाउट ऑब्जेक्ट्स एंड पीपल। ये सारी चीज़ों के बारे में जब हम डिस्कशन करते हैं किसी इंसान के साथ में, तो ये है हमारा वर्बल कम्युनिकेशन। So verbal communication helps us shape our attitudes about our world. Verbal communication हमारी हेल्प करता है, दुनिया के देखने के जो नज़रिया है हमारा उसको शेप देता है वर्बल कम्युनिकेशन। नाउ there are certain characteristics of verbal communication that we are going to see today.
वर्बल कम्युनिकेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसमें सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हमको बोलता है इट इन्वॉल्व्स यूजिंग वर्ड्स एंड स्पोकन लैंग्वेज। डेफिनेटली वर्बल कम्युनिकेशन शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, तो शब्द भी होंगे और स्पोकन लैंग्वेज भी होगी। दैट मीन्स वी आर स्पीकिंग, एक लैंग्वेज है जिसमें हम बात कर रहे हैं। लेट इट बी हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, एनी लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज जिसको हम बोल सकते हैं, वो लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर। It implies the usage of a language which is known to both the sender and the receiver to result in common understanding। अब ये जो लैंग्वेज का हम इस्तेमाल करते हैं, स्पोकन लैंग्वेज की जो हम बात कर रहे हैं, ये लैंग्वेज दोनों को ही आनी चाहिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एम यूजिंग इंग्लिश, माई ऑडियंस शुड अंडरस्टैंड इंग्लिश। अगर मैं हिंदी का इस्तेमाल कर रही हूँ तो मेरी ऑडियंस, मेरे स्टूडेंट्स को हिंदी जो है वो समझ में आनी चाहिए। अगर मैं गुजराती में, मराठी में बात कर रही हूँ या साउथ की लैंग्वेज में बात कर रही हूँ, द्रविडियंस लैंग्वेज में बात कर रही हूँ, इंडो आर्यंस लैंग्वेज में बात कर रही हूँ, तो ये सारी लैंग्वेज जो है मैं सेंडर इस्तेमाल कर रही हूँ, ये वो लैंग्वेज होनी चाहिए जो मेरे रिसीवर को समझ में आनी चाहिए। गेटिंग इट? तो ये लैंग्वेज दोनों के लिए ही ज़रूरी है। कॉमन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है जो कि सेंडर और रिसीवर के बीच में कम्युनिकेशन का मैसेज शेयर होता है तब। Then we have the second feature or characteristics which says that it can take the form of oral or written communication. When words are made use for talking, it is referred to as oral communication, and when used for writing, it is called as written communication. Words का इस्तेमाल हो रहा है, दो फॉर्म में कम्युनिकेशन होता है, एक है ओरल और एक है written। तो जहाँ पर हम वर्ड्स को ओरली बोल देते हैं, मुंह से बोल रहे हैं, तो वो ओरल हो गया। वर्ड्स को लिखते हैं, वो हो जाता है रिटर्न कम्युनिकेशन। देखो बड़ा ही आसान है वर्बल कम्युनिकेशन को समझना, कोई हाई फंडा रॉकेट साइंस नहीं है बच्चों इसके अंदर। ये वो चीज़ें हैं जो हम अगर टेक्स्ट बुक को ना भी देख कर पढ़े तो भी हम इसके बारे में अच्छा खासा आंसर खुद से लिख सकते हैं, लॉजिकल आंसर हम इसके अंदर लिख सकते हैं। It is specific to the objective. Objective of the message is given to utmost importance by both the speaker as well as the writer. अब ये जो ओरल कम्युनिकेशन या रिटर्न कम्युनिकेशन हमारा होता है, बेसिकली हमारा जो वर्बल कम्युनिकेशन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, कुछ एक ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड हमारे मैसेज होते हैं। जैसे कि मैं अगर आपका यहाँ लेक्चर ले रही हूँ तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आई शुड मेक श्योर कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स कवर करूँ और बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको समझा सकूँ, तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। तो अब यहाँ पर मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक है। मैं चाहती हूँ कि इस टॉपिक को बच्चे बहुत अच्छे से समझ ले, इसके हर किसी टॉपिक को बच्चे बहुत अच्छे से समझ ले, तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। अब ये ऑब्जेक्टिव जो है मुझे इसको ध्यान में रखते हुए ही लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए, वर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जो स्पीकर और राइटर दोनों ही यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कंटेंट ऑफ द मैसेज इटसेल्फ इज ड्राफ्टेड ऑन इट्स बेसिस। अब ये जो भी मैंने कंटेंट बनाया है ये इसी बेसिस पर बनाया है कि अगर मेरे बच्चों को कल क्वेश्चन पूछा जाता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, तो मेरा ऑब्जेक्टिव है बच्चे उसको समझ ले और अपने खुद के शब्दों में लिख पाएँ। ज़रूरी नहीं है कि मेरे बच्चों को इंग्लिश नहीं आती है तो मेरे बच्चे नहीं लिख सकते, मेरे बच्चे और अच्छे से आंसर लिख सकते हैं इंग्लिश नहीं आने के बावजूद भी, अगर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी एक बार बच्चों को मिल गई तो। In other words, the oral or written content is well understood only when the purpose is made clear. तो ये oral और written जो भी content है ये तभी के तभी आपके समझ में आएगा जब purpose clear होगा। purpose क्या होता है? आप जो आते हो इस लेक्चर को सुनने के लिए या देखने के लिए, तो आपका पर्पस होता है हम इस टॉपिक को अच्छे से समझ लें। ठीक है, कॉलेज में लेक्चर हुआ, हो सकता है हम एब्सेंट है, हो सकता है शोर शराबा ज़्यादा था तो हम बहुत सारी चीज़ों को मिस कर गए, या हो सकता है कि आपको एक पर्टिकुलर टीचर से पढ़ने की आदत हो जाती है तो हम उन्हीं से सीखते हैं। आपका पर्पस होता है कि आप यहाँ सीखने आए हो, मेरा पर्पस है मैं यहाँ सिखाने आई हूँ। तो हमारे ऑब्जेक्टिव जो है दोनों के काफ़ी ज़्यादा क्लियर है, तो यहाँ पर सेंडर और रिसीवर दोनों ही उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कम्युनिकेशन में। देन वी हैव इट इज स्पेसिफिक टू द नीड ऑफ द रिसीवर्स। अब मुझे नीड स्पेसिफिक होना है किसके? रिसीवर के। जैसे मैंने बोला कि बच्चे चाहते हैं हमको ये टॉपिक समझ में आए, तो मेरा काम है उस टॉपिक को समझाना, तो उस नीड, रिसीवर की नीड को मैं समझकर एक्सप्लेन करूंगी, ना कि अपने वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग से समझूंगी। तो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो मेरे ऑडियंस की होगी, जो रिसीवर की होगी, वो मेरी क्या होगी, उन्हीं की नीड के बेसिस पर मैं क्या कर रही हूँ, अपना वर्बल कम्युनिकेशन प्लान करती हूँ। आपकी नीड के बेसिस पर क्या कर रही हूँ मैं, अपना वर्बल कम्युनिकेशन प्लान करती हूँ। Thus, the probable reaction of the receiver is considered very important.
अब आपकी नीड फुलफिल हुई है या नहीं हुई है, ये मुझे पता चलता है जब आप लेक्चर को लाइक करते हो या लेक्चर पे कमेंट करते हो। जब कमेंट करते हो तो आप खुद बता देते हो कि लेक्चर हमको समझ में आया, काफ़ी इजी लैंग्वेज में समझ में आया है। तो जब आप ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हो, इससे मुझे पता चल जाता है कि आपकी जो नीड है वो सेटिस्फाई हो गई है। नीड क्या थी कि हमको ये टॉपिक जो है वो समझ में आ जाए, या हम पढ़ने के लिए ऑनलाइन आ गए हैं, यहाँ पर हम बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमारा पर्पस जो है वो क्लियर हो रहा है, राइट। तो अभी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये जो आंसर है वो आपको सही से समझा है या नहीं समझा है। पूरे लेक्चर को आप देख लीजिए, फिर आपकी नीड जो है उसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो बोलता है हमको इट एम्फसाइजेज द की पॉइंट्स एंड फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर फोकस करता है। आपका जो वर्बल कम्युनिकेशन है, देखो वर्बली हम अगर किसी से बात कर रहे हैं, चाहे रिटन हो चाहे ओरल हो, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं, ज़्यादा फोकस करते हैं। जो चीज़ ज़रूरी है आपको बताना, उसके ऊपर एम्फसाइज ज़्यादा होता है। जो चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती है कि ये बच्चे खुद से भी समझ सकते हैं, तो उसके ऊपर फोकस थोड़ा सा कम होता है। Now, the key points and facts and figures, the sender identifies the key points of the message, provides an introduction and a conclusion to his message, and enriches the message by providing relevant facts and figures. Okay. अब जैसे लेक्चर के स्टार्ट में मैं आपको समझाती हूँ, एक ओवरव्यू या जिस्ट दे देती हूँ कि हमारा जो टॉपिक है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, राइट। तो यहीं पर मैंने क्या किया, फोकस करके बता दिया कि आज का लेक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली जब लेक्चर हमारा एंड हो जाता है तो हम उस लेक्चर को कंक्लूड भी करते हैं। तो जो इंट्रोडक्शन और जो कंक्लूजन होता है, ये इसीलिए होता है क्योंकि हम कहीं ना कहीं एक समरी लिखते हैं, एक समरी देकर आपको बता रहे हैं कि लेक्चर किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है। सिमिलरली हमारे वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं, एक इंट्रोडक्शन होता है, एक कंक्लूजन होता है उसके अंदर, जो हम डिराइव करते हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या फैक्ट्स एंड फिगर के ऊपर फोकस करते हैं। Then it permits arrangement of points and adoption of appropriate style. The sender must arrange the key points logically. अब यहाँ पर क्या होता है, जब हम आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, अगेन मैं इसी लेक्चर का एग्जांपल लेकर आपको समझाऊंगी। जैसे कि हमने पहले किया था चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, फिर हमने किया मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब मेथड्स में मैंने आपको वर्बल पढ़ाया, नॉन वर्बल पढ़ाया। वर्बल के अंदर अगेन वी हैव ओरल कम्युनिकेशन, वी हैव रिटन कम्युनिकेशन। क्या होगा अगर मैं आपको पहले नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पढ़ा दूँ, फिर उसके बाद में मैं वर्बल के बारे में बात करूँ, वापस नॉन वर्बल के बारे में बात करूँ, फिर वर्बल के बारे में बात करूँ। दैट वुड बी वेरी कन्फ्यूजिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स कि वर्बल और नॉन वर्बल में डिफरेंस क्या है और कौन सा पॉइंट या कौन सा फीचर किसका हिस्सा है। तो हम उसको शायद अच्छे से नहीं समझेंगे और काफ़ी कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। तो इसीलिए हम अपने लेक्चर को पूरी तरीके से प्लान करते हैं कि आज मुझे कौन से टॉपिक्स को उठाकर कन्वे करना है स्टूडेंट तक। अब ये जो टॉपिक्स मैंने उठाए हैं, इसका सीक्वेंस क्या होगा, पहले मुझे ओरल समझाना है, फिर मुझे रिटर्न समझाना है। रिटर्न के अंदर हर एक चीज़ डिटेल में होगी, ओरल में हर चीज़ डिटेल में समझा दी है। मेक श्योर करना है कि पहले आपको ओरल पूरे अच्छे से समझ में आ जाए, रिटर्न पूरा अच्छे से समझ में आ जाए, फिर हम नॉन वर्बल की तरफ बढ़ेंगे। इससे बच्चों के अंदर किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन नहीं होता है। तो जो भी आप कम्युनिकेट करते हो, आपका कम्युनिकेशन इस तरीके से होना चाहिए, की पॉइंट्स को आपने हाईलाइट कर दिया, पहले कौन सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और लीस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कौन सी होनी चाहिए जो मेरे रिसीवर तक जानी चाहिए। नाउ की पॉइंट्स लॉजिकली आप फ्रेम करते हैं, ईच पॉइंट शुड फॉलो दी अदर इन अ लॉजिकल सीक्वेंस। हर एक पॉइंट जो है लॉजिकल सीक्वेंस में होना चाहिए। जैसे ओरल कम्युनिकेशन फेस टू फेस है, टेलीफोनिक है। दो तरीका है ओरल कम्युनिकेशन का, फेस टू फेस है, टेलीफोनिक है। रिटर्न कम्युनिकेशन कई सारे तरीके हैं, आप लेटर्स लिख सकते हो, आप मेमोज लिख सकते हो, रिपोर्ट्स है, यू हैव नोटिसेस, यू हैव सर्कुलर्स। तो एक लॉजिकल सीक्वेंस में हम यहाँ पर बात करते हैं और उसी सीक्वेंस में हमने अपने आंसर्स को आप तक कन्वे किया है। This enables proper linkage of points and makes the message lucid and clear. अब ये लॉजिकल सीक्वेंस की क्यों ज़रूरत है, जैसे मैंने आपको कहा किसी भी तरीके के कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर मैंने एक पॉइंट ओरल से उठा दिया, दूसरा पॉइंट मैं नॉन वर्बल का ले रही हूँ, तीसरा पॉइंट मैंने रिटर्न का ले लिया, चौथा पॉइंट मैंने चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन ले लिया, सब कुछ यहाँ वहाँ हो जाएगा, जो कुछ पढ़ा है कंप्लीटली भूल जाओगे। तो हम ताकि इस तरीके की कन्फ्यूजन को अवॉइड कर सके, इसीलिए हम एक लॉजिकल सीक्वेंस में हमारे लेक्चर्स को प्रिपेयर करते हैं। अभी हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं करते हैं कि चैप्टर नंबर 3 पढ़ा दिया, उसके बाद चैप्टर नंबर 8 ले लिया, फिर चैप्टर नंबर 4 ले लिया, 5 ले लिया, नहीं। क्योंकि हर एक लेक्चर कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है, बेस से शुरुआत होगी, तभी जाकर बिल्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी। तो हम पहले आपका बेस क्लियर कर रहे हैं, फिर उस बिल्डिंग को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। Okay, the style of presentation can be varied on the basis of the preference of the receiver and the importance of the message. अब ये जो प्रेजेंट करने का स्टाइल है आपके सामने, जो हमारा लेक्चर हम प्रेजेंट करते हैं या जब भी कोई इंसान आपसे अपना मैसेज कन्वे कर रहा है,
रिटर्न कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो रिटर्न कम्युनिकेशन में प्रेजेंटेशन स्टाइल कैसा है, कितना नीटली लिखा है, कितना ईजी लैंग्वेज में लिखा है, ताकि सामने वाले तक हमारा जो मैसेज कन्वे करने का पर्पस है वो क्लियर हो जाए। देन इट कैन बी आइदर फॉर्मल और इनफॉर्मल इन नेचर। अब ये जो कम्युनिकेशन है ओरल या रिटर्न, या तो ये फॉर्मल हो सकता है या इनफॉर्मल हो सकता है। ओरल कम्युनिकेशन परमिट्स अ लॉट ऑफ इनफॉर्मेलिटी, रिटर्न कम्युनिकेशन इज मोर फॉर्मल इन नेचर। ओरल कम्युनिकेशन में इनफॉर्मेलिटी ज़्यादा होती है, जैसे हमने बोल दिया अरे यार मेरी बात सुन, राइट। लेकिन हम जब लेटर लिखते हैं तो हम नहीं बोलते अरे यार मेरी बात सुन, हेलो सर, डियर मैम, या फिर आपने अपने फ्रेंड का नाम लिख लिया, हेलो पवन, हाउ आर यू, होप यू आर डूइंग गुड। तो यहाँ पर काफ़ी फॉर्मल हो जाते हैं ना हम, लेकिन इनफॉर्मेलिटी में हम यार, दोस्त, कैसे भी करके, भाई, इस तरीके से हम बात कर लेते हैं, राइट। तो ओरल कम्युनिकेशन में इनफॉर्मेलिटी ज़्यादा होती है, कैजुअल टोन ज़्यादा होती है, और इनफॉर्मल में कैजुअल टोन ज़्यादा होती है। और फॉर्मल कम्युनिकेशन जो हमारा रिटर्न कम्युनिकेशन होता है, बेसिकली वहाँ पर हमारी फॉर्मल टोन का इस्तेमाल किया जाता है। Now, this is because oral communication is aided by the shades of meanings conveyed by the change in tone, pitch and intensity of voice. ओके अब ये इनफॉर्मल टोन या कैजुअल टोन क्यों साउंड होती है? क्योंकि हम जब ओरली कम्युनिकेट करते हैं, ध्यान देना मैं किस तरीके से बात कर रही हूँ उसके ऊपर, जब हम ओरली कम्युनिकेट करते हैं तो डिपेंड करता है हमारी टोन कैसी है, हमारी पिच कितनी हाई है, हमारी पिच कितनी लो है। कोई स्पेसिफिक वर्ड के ऊपर मैंने फोकस कर दिया तो मैंने थोड़ा ज़ोर से बोल दिया उस वर्ड को, राइट, इसीलिए उसमें थोड़ी सी इनफॉर्मेलिटी होती है। लेकिन रिटर्न कम्युनिकेशन में ऐसा कुछ नहीं होता है, हम कोई साउंड थोड़ी सुन रहे हैं, कुछ लिखा हुआ है बस हम उसको पढ़ रहे हैं, हम अपने तरीके से पढ़ रहे हैं, तो वो फॉर्मल हो जाता है। ऑल्सो द टारगेट ऑडियंस इज ऑफन मोर फेमिलियर टू द स्पीकर, और कई बार टारगेट ऑडियंस जो होती है वो फेमिलियर होती है, यानी स्पीकर को ऑलरेडी जानती है, पहचानती है। जैसे आप लोग मेरे लेक्चर को सुनते हो, मुझे पहले से जानते हो, क्योंकि प्रीवियस सारे लेक्चर्स आप देखते हुए आ रहे हो हमारे, तो आप इसीलिए हमारे साथ जुड़ गए। तो कहीं ना कहीं मैं मानकर चल रही हूँ दैट माई स्टूडेंट्स आर वेरी मच फेमिलियर टू मी व्हेन दे आर लिसनिंग टू माई लेक्चर। तो दैट इज हाउ इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ द रिसीवर. It enables fulfillment of different objectives of communication. Now, different objectives of communication like disseminating information, imparting advice or order, persuasion, motivation, raising morale and educating or warning can be effectively carried out through verbal communication. अब ज़रूरी नहीं है कि मेरा कोई एक ही ऑब्जेक्टिव हो, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिससेमिनेटिंग इन्फॉर्मेशन, मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ, राइट, ये एक ऑब्जेक्टिव हो गया। दूसरा हो गया मेरा इम्पार्टिंग एडवाइस और ऑर्डर, कहीं ना कहीं मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों को सही से गाइड कर पाऊँ, उनको एडवाइस दे पाऊँ। मैं चाहती हूँ परसुएशन यानी कि मेरे बच्चे कन्विंस हो जाए इस बात से कि उनको लेक्चर समझ में आ गया। नेक्स्ट है मोटिवेशन, आई एम ट्राइंग टू मोटिवेट माई स्टूडेंट्स टू स्टडी फर्दर। रेजिंग मोरल एंड एजुकेटिंग, कहीं ना कहीं मैं आपको एजुकेट करना चाहती हूँ, कई गलत कामों से रिलेटेड अगर हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो मैं बच्चों को वॉर्न करना चाहती हूँ ऐसी एक्टिविटीज़ में ना पढ़े। तो ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो हमारे अलग अलग होते हैं जो कम्युनिकेशन के थ्रू अचीव किए जा सकते हैं। देन इट अप्रिशिएट्स प्रिसीशन. Verbal communication being predetermined by goals are often more precise and accurate. वर्बल कम्युनिकेशन पहले ही प्रीडिटरमाइंड होते हैं, जैसे लेक्चर के पहले ही मैंने सोच लिया है कि मुझे आज कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है, तो ये मैंने प्रीडिटरमाइंड यानी कि पहले से ही सोच रखा है। तो अब उस हिसाब से मेरे लेक्चर काफ़ी प्रिसाइज होंगे, एक्यूरेट होंगे, अप टू द पॉइंट होंगे। हम ज़्यादा बेमतलब की बातें हमारे लेक्चर्स के अंदर नहीं करते हैं, जो टॉपिक से रिलेटेड है कोशिश करते हैं उसी को आपको कन्वे करें। Moreover, specificity automatically encourages brevity and precision and discourages ambiguity and lack of clarity. तो जितना ज़्यादा मैंने अपने आप को पहले से तैयार करके रखा है उतना मैं स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे बात करूँगी। ब्रीफ इन्फॉर्मेशन होगी, ब्रेविटी का मतलब होता है ब्रीफ एंड कंसाइज इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ। बिल्कुल भी ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर रही जो कि अनएम्बिगुअस हो, यानी कि आपको क्लैरिटी नहीं होगी, आप काफ़ी अनक्लियर हो कि क्या पढ़ाया जा रहा है। तो हमने क्योंकि एक स्ट्रक्चर तैयार किया है उसी हिसाब से चलते हैं ताकि बच्चों के अंदर भी एक क्लैरिटी आ जाए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। Then last characteristic says that it provides scope for feedback. Oral communication is able to receive immediate feedback due to spontaneity of the listener.
हम कहीं गए, हमने जाकर लेक्चर लिया, सारे के सारे बच्चे सामने बैठे हैं, हमने पूछ लिया आपको लेक्चर पसंद आया या समझ में आ गया, इमीडिएट फीडबैक दे दिया, हमको समझ में आ गया, राइट। तो लिसनर्स के अंदर वो स्पॉन्टेनिटी भी होती है कि इमीडिएटली हम रिस्पॉन्ड कर दो। अब मैं यहाँ से घर चले जाऊँगी, फिर थोड़ी तो मुझे कॉल करके बोलेगा मैम आपका लेक्चर हमको अभी समझ में आया, तब समझ में नहीं आया। अगर समझ में आया तो इमीडिएटली बोल दिया, नहीं समझ में आ गया तो तभी बोल दिया। तो ओरल कम्युनिकेशन में इमीडिएट फीडबैक होता है, ओके। However, in written communication, although feedback is received, it is often delayed. As both oral and written communication are followed by feedback, verbal communication is more meaningful. अगर हम बात करते हैं रिटर्न कम्युनिकेशन की, तो रिटर्न कम्युनिकेशन में फीडबैक जो होता है वो थोड़ा सा डीले होता है, क्योंकि आप लिख रहे हो, आप मैं घर चले गए, उसके बाद आप लोगों ने मुझे मेल करके बोला है या कमेंट करके बोला है, तो वो रिटर्न कम्युनिकेशन हो जाता है। तो थोड़ा सा डीले फीडबैक मिलता है हमको रिटर्न कम्युनिकेशन में, लेकिन ओरल में हमको इमीडिएट फीडबैक जो है वो मिल जाता है। तो ये हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे वर्बल कम्युनिकेशन के, जिसके अंदर हमने ओरल और रिटन दोनों को ही ध्यान में रखते हुए हमारे वर्बल कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटेल में पढ़ा है, ओके। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बच्चों, वो आता है हमारा ओरल कम्युनिकेशन के ऊपर। अभी अभी हमने दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स को क्लियरली पढ़े हैं, तो मैं चाहती हूँ अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम ओरल कम्युनिकेशन की शुरुआत करेंगे, डिटेल में समझेंगे ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है, कैसे इसका इम्पैक्ट होता है हमारी डे टू डे लाइफ के ऊपर, और उसी के साथ साथ हमारी बिजनेस लाइफ के ऊपर जहाँ पर हम काम करते हैं एज एन एम्प्लॉय या एज अ बॉस। तो ओरल कम्युनिकेशन कितना इम्पैक्टफुल होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको हम डिटेल में समझेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट lecture में। Till then, stay tuned to our channel and do give your feedbacks in the comment section. Thank you very much.